वेलकम बैक अगेन इन सी प्रोग्रामिंग सेशन। सो फार अभी तक जो हमने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ा, उनमें से लूप्स, स्टेटमेंट्स और इससे रिलेटेड तमाम चीज़ें अभी तक हमने देखी हैं। अभी हमें मज़ीद जो है लॉजिक बिल्डिंग क्वेश्चन की तरफ जाना था, ताकि हम जो चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं उनके बिहाफ पर हम वर्ड्स प्रॉब्लम के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें। लेकिन उससे पहले हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है पढ़ने की। वो सबसे पहले उनमें से एक स्विच केस है एंड देन जंप स्टेटमेंट। तो इस सेशन के अंदर हम स्विच केस को देखेंगे और स्विच केस के बाद फिर नेक्स्ट सेशन पर हम जंप स्टेटमेंट, और उसके बाद हम अपने प्रैक्टिस सेशन पर आ जाएंगे जहाँ पर हम बुक से रिलेटेड क्वेश्चन को फॉलो करेंगे और उसके मुताबिक जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं उसके बिहाफ पर हम देखेंगे कि किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्विच केस क्या चीज़ है। एज अ नेम सजेस्ट, स्विच का मतलब ये होता है कि एक जगह से दूसरी जगह हमें मूव होना है। ठीक है, स्विच केस का मतलब ये है। स्विच केस को हम इजी वर्ड में कहते हैं कि ये बिल्कुल एज इट इज वर्क कर रहा होता है ऑलमोस्ट इफ एल्स की तरह। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं वर्क लाइक एज इफ एल्स, बट इट इज नॉट इफ एल्स। ठीक है, इसकी वर्किंग इफ एल्स की तरह जरूर है, लेकिन ये बिल्कुल इफ एल्स की तरह वर्क 100% नहीं कर रहा होता है। क्या डिफरेंसेस हैं, क्या बेसिक डेफिनेशन है, उस चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ से कुछ डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। अगर मैं स्विच की बात करूँ, द एक्सप्रेशन इज टेस्टेड फॉर इक्वालिटी ओनली। जब कोई वैल्यू इक्वल होगी उसके बिहाफ पर ही मैं उसे टेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, जबकि इफ एल्स के अंदर हम क्या करते हैं, इनइक्वालिटी को भी चेक करते हैं। यानी मैं इफ लिखने के बाद, जो कि हमने प्रीवियस सेशन पर हम कर चुके हैं उसे, इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू वट एवर वैल्यू, लेस देन इक्वल टू वट एवर वैल्यू, डबल इक्वल टू। लेकिन स्विच के अंदर आप ऐसा नहीं कर सकते, आप एक इक्वल वैल्यू के बिहाफ पर ही ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल केस ए, केस बी, केस सी, यानी ए की वैल्यू ए हो, ए की वैल्यू बी हो, ए की वैल्यू सी हो। आप यहाँ पर ग्रेटर देन, लेस देन इस्तेमाल नहीं कर सकते स्विच पे, जबकि आप इफ एल्स के अंदर कर सकते हैं। इसी तरह स्विच की बात करें तो ओनली वन वैल्यू इज यूज टू मैच अगेंस्ट ऑल केस लेबल। सिर्फ एक ही वैल्यू एट ए टाइम मैं बता सकता हूँ, लेकिन आपको पता है कि इफ के अंदर आप लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल करते हुए मल्टीपल वैल्यू भी बता सकते हैं। इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, एंड ऑपरेटर, बी इज लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, सिमिलरली एंड ऑपरेटर एंड सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन आप स्विच केस पे ऐसा नहीं कर सकते, एक वक्त में आप एक ही केस बता सकते हैं। स्विच केस इज नॉट इफिशिएंट व्हेन चेकिंग फॉर अ रेंज वैल्यू। अगर आपके पास कोई रेंज वैल्यू है तो आप उसके लिए स्विच इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप उसके लिए बेहतर ये होगा कि आप इफ एल्स का इस्तेमाल करें। इसी तरह स्विच केस कैन नॉट हैंडल फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। ठीक है, यहां पर ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को हैंडल नहीं कर पाता है। ठीक है, जबकि अगर आप मैं बात करूं इफ एल्स की, तो हम यहाँ पर हैंडल करवा सकते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट से मुराद क्या है, डेसिमल पॉइंट के साथ जो वैल्यूज हैं। इसी तरह अगर मैं केस लेबल की बात करूं तो यहाँ पर केस लेबल मस्ट बी कांस्टेंट कैरेक्टर ऑफ इंटीजर। ये कांस्टेंट होना चाहिए या एज अ इंटीजर वर्क होना चाहिए, जबकि ये ज़रूरी नहीं है कि आप वेरिएबल जो है वो कंडीशनल भी हो सकता है यहाँ पर जब आप इफ एल्स का इस्तेमाल कर रहे हो। एंड फाइनली हमारे पास नंबर 6 पर जो डिफरेंस लिखा हुआ है, स्विच स्टेटमेंट प्रोवाइड अ बेटर वे टू चेक अ वैल्यू अगेंस्ट अ नंबर ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, ये बेटर वे आपको प्रोवाइड करता है वैल्यू को चेक करने के लिए, जबकि इफ एल्स जो है वो नॉट सुटेबल फॉर द दैट पर्पस, इस पर्पस के लिए वो सुटेबल नहीं। तो ये डिफरेंसेस तो हमने यहाँ पर पढ़ ली है। इस चीज़ को हम टेस्ट करके भी हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि यहाँ से किस तरह से हमें ये पता चलेगा कि इक्वालिटी के लिए कौन सी चीज़ बेहतर है या फिर नहीं बेहतर है। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस ये है कि केसेस के अंदर आप इक्वालिटी वैल्यू को चेक कर सकते हैं, जबकि इफ एल्स के अंदर आप नॉन इक्वालिटी वैल्यू को भी चेक करवा सकते हैं, जैसे ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एक्सेट्रा। ठीक है, कैसे हम देखते हैं। तो इस चीज़ के लिए मैंने यहाँ पर कमेंट पे लिखा हुआ ऑलरेडी। हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि स्विच केस का सिंटैक्स क्या है। तो मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर i इक्वल टू 3 कॉमा, उसके बाद मैंने लिखा स्विच स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज नेम ऑफ द वेरिएबल, यानी जिस पर मुझे स्विच केस अप्लाई करना है। उसके बाद मैंने स्विच की बॉडी बना दी एज लाइक इफ और एल्स, जिस तरह से हम बॉडी बनाते हैं। इसके बाद मुझे लिखना होगा केस 1। केस 1 से मुराद यहां पर यह है कि आप ये बताना चाह रहे हो कि अगर i की वैल्यू 1 है तो, ठीक है, i की वैल्यू 1 है तो क्या करना है। मैंने कहा भाई अगर i की वैल्यू 1 है तो आप इसकी बॉडी बनाओ और यहां पर लिख दो प्रिंट f, ठीक है, द वैल्यू ऑफ i इज 1। ठीक है, हार्ड कोडेड लिख रहा हूं मैं। उसके बाद
मैं बाहर आ जाता हूँ। आप वट जितने लाइन ऑफ कोड चाहते हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर टेस्टिंग के लिए सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड लिखा है, 1 लाइन। इसके बाद मैंने इस पूरे केस को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद पेस्ट एंड पेस्ट, तो 2 केसेस हो गए यहाँ पर। इंटेंट को मैनेज कर लेते हैं ताकि रीडेबिलिटी आसान हो जाए। इसको कर दिया मैंने 2, इसे कर दिया मैंने 3, यहाँ पे लिख दिया हार्ड कोडेड 2 और इसी तरह मैंने यहाँ पर हार्ड कोडेड लिख दिया 3। तो इसका मतलब ये है कि अगर i की वैल्यू 1 होगी तो ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, i की वैल्यू 2 है तो दिस 1 एंड i की वैल्यू 3 है तो दिस 1, ठीक है। ये करने के बाद केसेस को हैंडल करने के लिए हमें एक कीवर्ड का इस्तेमाल करना होता है ब्रेक, ठीक है। ब्रेक की जरूरत क्यों होती है पहले तो हम इसी कोड को रन करके देखते हैं, उसके बाद हम ब्रेक के हवाले से बात करेंगे। लिहाजा कंट्रोल एस करने के बाद F11 प्रेस करता हूं। आप देख रहे हैं द वैल्यू ऑफ i इज 3 लिखा आ रहा है, ठीक है। वो डायरेक्टली जंप कहां कर जा रहा है, यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि i की वैल्यू ना 1 है ना 2 है बल्कि क्या है 3 है, और वाज़ेह रहा है इस 3 के नीचे फर्दर कोड मौजूद नहीं है। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, i की वैल्यू 1 कर देता हूँ, तो इसका मतलब है कि आंसर हमारे मशीन को बिल्कुल स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा। कंट्रोल एस करते हैं, F11 प्रेस करते हैं। आप देख रहे हैं कि तीनों वैल्यू प्रिंट हो रही है, द वैल्यू ऑफ i इज 1, द वैल्यू ऑफ i इज 2 एंड द वैल्यू ऑफ i इज 3। इसकी वजह यह है कि जब ये पहले केस पर पहुंचता है तो इसे टर्मिनेशन नहीं मिल रही है कहीं पे भी, यानी इसे कहां जाकर खत्म होना है आप वो नहीं बता पा रहे हो। यहां से उसको केस तो मिल गया तो वो इन तमाम वैल्यू को ट्रू समझता है। इस चीज को हैंडल करने के लिए हम हर केसेस के अंदर एक कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं ब्रेक। ये एक रिजर्व वर्ड है, कीवर्ड है। कीवर्ड की डेफिनेशन ये है कि ऐसे वर्ड जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफॉल्ट तौर पर रिजर्व्ड होते हैं, आप उसे अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। लिहाजा इसी ब्रेक को मैं कॉपी करने के बाद सेकंड केस में और थर्ड केस में भी पेस्ट करूंगा। कंट्रोल एस करता हूं, उसके बाद F11 अगेन प्रेस करता हूं और अब आप देख रहे हैं कि जिस केस की वैल्यू ट्रू हुई है सिर्फ उसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखी है वही वैल्यू प्रिंट होती है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू लिखता हूं जिनमें से केसेस में नहीं है, यानी केस 1 में भी मौजूद नहीं है, 2 में भी, 3 भी नहीं है, तो इस चीज को हैंडल करने के लिए हम जंप करते हैं अपने डिफॉल्ट कंडीशन पर। तो स्विच केस हमें एक कीवर्ड प्रोवाइड करता है डिफॉल्ट, और इसका मतलब ये होता है कि जिस तरह से इफ एल्स के अंदर हमारे पास एल्स है, जब कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो हम कहाँ चले जाते हैं, एल्स में। तो इसी तरह जब यहाँ पर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो हम डिफॉल्ट पे चले जाएंगे। तो ये करने के बाद मैंने यहाँ पर प्रिंट करवाया डिफॉल्ट, ठीक है, और उसके बाद मैंने टर्मिनेट किया। कंट्रोल एस करता हूं, i की वैल्यू वाज़ेह है मैंने 10 कर दी है, F11 प्रेस करता हूं और अब आप देख रहे हैं कि जब i की वैल्यू ना 1 है ना 2 है ना 3 है तो कौन सी वैल्यू प्रिंट कर रहा है, डिफॉल्ट। वाज़ेह है कि जब डिफॉल्ट हम लिखते हैं लास्ट में तो उसके साथ हमें ब्रेक लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि उसके बाद फर्दर कोई स्टेटमेंट नहीं होती है। लेकिन अगर किसी शख्स ने डिफॉल्ट को स्टार्ट पे लिख दिया है, फॉर एग्जाम्पल मैं कंट्रोल एक्स करता हूं और केस 1 से पहले डिफॉल्ट पेस्ट कर सकता हूं, बिल्कुल मैं कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन अगर वैल्यू अब फर्स्ट पर मौजूद है तो मुझे यहां पर ब्रेक लिखने की जरूरत है। पहले तो मैं इसे टेस्ट करता हूं। F11 वैल्यू बिल्कुल वही है, चेंज नहीं की है मैंने 10, यानी डिफॉल्ट की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। तो आप देख रहे हो ना सिर्फ डिफॉल्ट लिखा आया बल्कि केस 1 भी लिखा आ गया। लिहाजा अगर आपने डिफॉल्ट की पोजीशन बॉटम से टॉप की तरफ की है तो यहां पर भी आपको ब्रेक लिखना पड़ेगा एज लाइक दिस, और उसके बाद आप F11 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि वो चीज मिस हो रही है। तो ये अक्सर इंटरव्यू में भी पूछे जाने वाले सवालात हैं कि नॉर्मली हम बुक्स के अंदर देखते हैं कि डिफॉल्ट बॉटम पे लिखा जाता है और उसमें ब्रेक नहीं लिखा जाता। तो ये पूछा जाता है कि क्या हम ब्रेक का इस्तेमाल डिफॉल्ट के अंदर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि वो ब्रेक की डिफॉल्ट की पोजीशन चेंज हो, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इस डिफॉल्ट को ब्रेक के साथ बॉटम पर लिखें, ठीक है, जिस तरह मैंने अभी लिखा है। कंट्रोल एस करता हूं, F11 प्रेस करता हूं तो आप देख रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो कोई भी सिंटैक्स या लॉजिकल मिस्टेक नहीं है। लेकिन सबसे पहली बात हमें यह पता होना चाहिए कि अगर हम डिफॉल्ट पे ना लिखें तो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, लिख दें तो भी होगा। और क्यों लिखते हैं उसकी वजह यह है कि हम इस डिफॉल्ट की पोजीशन चेंज कर रहे हैं, बॉटम से टॉप लेके जा रहे हैं, सेकंड लास्ट पे ला रहे हैं, ठीक है, सेकंड पोजीशन पे ला रहे हैं, एक्सेट्रा। तो इस सेशन के अंदर हमने देखा कि स्विच केस क्या है, किस तरह से सी लैंग्वेज में इस्तेमाल किया जाता है, और उसके बेसिक डिफरेंस देखे जो अभी हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। बिल्कुल इसी तरह लास्ट में हम ये देखना चाहते हैं कि क्या स्विच केस भी नेस्टेड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, यानी एक स्विच के अंदर फर्दर स्विच आ जाए। इसके लिए हम थोड़े मेथड को आसान करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से ब्रेक हटाता हूँ,
इस वक्त आप देख रहे हैं कि i की वैल्यू 10 है, मैं 1 कर देता हूं, इसका मतलब है हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो सिर्फ ये आएगा। लिहाजा इस केस के अंदर मैं आता हूं और ब्रेक से पहले स्विच इसलिए बना रहा हूं ताकि ये पूरी स्टेटमेंट चलने के बाद केस हमारा क्या हो, ब्रेक हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं इससे नीचे लिखूंगा तो इसका मतलब है कि मैं ब्रेक के बाद लिख रहा हूं तो यकीनी तौर पे उसकी बारी आएगी नहीं, ठीक है। तो मैं ब्रेक से पहले आता हूं केस 1 के अंदर और यहां आके लिखता हूं इंटीजर डबल आई इक्वल टू 1, फिर मैं कहता हूं स्विच डबल आई कर्ली ब्रैकेट ओपन केस 1 बॉडी प्रिंट एफ nested value of double I is 1 terminate break। ओके, केस 1 हो गया। इसी तरह मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद केस 2 एंड फाइनली आप चाहें तो डिफॉल्ट लिख दें या फर्दर जो कंडीशन की जरूरत है आप वो कंडीशन भी यहां पे लिख सकते हैं। तो मैं यहां पे लिखता हूं नेस्टेड डिफॉल्ट, ठीक है, टर्मिनेट कर दें, कंट्रोल एस। तो सबसे पहले ड्राई रन करते हैं कि वैल्यू क्या प्रिंट होगी। आई की वैल्यू जो हमारा पेरेंट है, पेरेंट स्विच है, उसकी 1 है, तो सबसे पहले ये लाइन प्रिंट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि केस 1 पे जाऊंगा मैं। केस 1 पे जाने के बाद हम इंटरनल यानी चाइल्ड को हैंडल कर रहे हैं, तो डबल आई की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब इसके बाद ये चीज लिखी हुई आएगी, उसके बाद हमारा पूरा स्विच केस टर्मिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि केस 1 के अंदर मौजूद हूं और केस 1 के बाद ये नेस्टेड लूप चला, नेस्टेड के बाद ये केस क्या हो गया, ब्रेक, और ब्रेक होने के बाद इसका मतलब है कि मेरा कर्सर जो है, रीडिंग कर्सर, वो यहां पर आ चुका है। लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। F11 प्रेस करता हूं, टर्मिनेट नहीं किया मैंने, और बिल्कुल ऐसा ही है, आप देख रहे हैं द वैल्यू ऑफ i इज 1 लिखा है और उसके बाद लिखा है नेस्टेड वैल्यू ऑफ डबल i इज 1, ठीक है। तो बिल्कुल सक्सेसफुली हमने इस सेशन के अंदर स्विच केस देखा और उसके बाद हमने नेस्टेड करके भी उसे देखा कि हम स्विच केस को नेस्टेड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, किस तरह से करते हैं वो चीज़ देखी। तो अब नेक्स्ट सेशन पर हमें जंप करना है, जंप स्टेटमेंट की तरफ, ठीक है, और जंप स्टेटमेंट क्या है हम नेक्स्ट सेशन पे देखते हैं सर।